वेसल्स के इनसाइड हेमोलिसिस हो रही होती है। ठीक है, वेसल के अंदर आरबीसी टूट रहे होते हैं। और एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस क्या होती है, जिसमें आरबीसी की ब्रेकडाउन हो रही होती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के मैक्रोफेजेस में जाके। डिफरेंट कॉजेज हैं इनके बिहाइंड, उनको हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली ह्यूमिलिटिक एनीमिया जो इस हिमोलिसिस की वजह से हो रहा होता है, उसको एनीमिया की तरफ ना मूव किया करे एक पेशेंट, उसे बचाने के लिए अगर एक हेल्दी पर्सन का बोन मैरो है तो वो पूरी कॉम्पनसेशन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अपनी तरफ से जब वो पूरी ट्राई कर रहा होता है तो एक पर्सन एनीमिया की तरफ मूव नहीं कर रहा होता है, ता हद ये कि एक पर्सन में हिमोलिसिस बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल की हो गई है। जब वो बहुत ज्यादा ऊपर वाली लेवल की हो गई है, यानी कि अब उसको संभालना औखा हो गया है, तो बोन मैरो की कॉम्पनसेशन कितना काम कर पाएगी। तो यही पीछे हो रहा होता है, इन द एंड पर्सन में हेमोलिसिस की वजह से एनीमिया प्रेजेंट हो जाता है। अब इसके हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, हम लोगों ने कल देखा था कि हेरिडिटरी कॉजेज होती हैं और एक वाइल्ड कॉजेज होती हैं। हेरिडिटरी में हम लोगों ने देखा था हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस होता है, हेरिडिटरी लिप्टोसाइटोसिस होता है। स्फीरोसाइटोसिस का हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली प्रोटीन 4.2 और जो वर्टिकल इंफ्लेक्शन में प्रोटीन इन्वॉल्व है, बैंड 3 प्रोटीन, एंकाइरिन प्रोटीन, ये तमाम प्रोटीन बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। और प्रोटीन 4.2 खासतौर पे और वर्टिकल इंफ्लेक्शन का अगर मसला आ रहा है तो फिर हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस हो रहा होता है। हेरिडिटरी लिप्टोसाइटोसिस में क्या हो रहा होता है, बेसिकली प्रोटीन 4.1 का मसला होता है। और एज वेल एज इसमें क्या हो रहा होता है बच्चों, इसमें ये कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन की प्रोटीन है अल्फा बीटा स्पेक्ट्रिन, उनकी आपस में जो बाइंडिंग है उसके ऊपर असर हो रहा होता है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन है उसमें मसला आ रहा होता है। इसके अलावा आज हम लोगों ने पढ़ना है G6PD के बारे में, पायरुवेट काइनेज के बारे में, और एक्वाइड की हम लोगों ने कॉजेज देखी थी, वो भी इंशाल्लाह हम लोग आज देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जब हेमोलिसिस हो रहा था, हम लोगों ने कल देखा कि जब बेसिकली हेमोलिसिस हो रहा होता है तो पेशेंट में किस किस्म की प्रेजेंटेशन आ रही होती है। वो ये हो रहा होता है कि पर्सन जो है वो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन वो सारी पेलर साइड की हुई होती है, पीला पड़ा होता है, पर्सन जोंडिस हुआ होता है, उसको स्प्लीन में गैली हुई होती है। वो क्यों हुए होते हैं, क्योंकि आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही होती है। इसके अलावा बिलीरुबिन के जो स्टोन्स होते हैं, जिन्हें हम गॉल स्टोन्स कहते हैं, वो भी इस पर्सन में बन रहे होते हैं। और एक पर्सन अगर साथ में क्या है कि उसमें सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास अल्सर बनने के चांसेस होते हैं लोअर बॉडी साइड पे, यानी कि एंकल साइड पे, लोअर लेग्स पे, इन वाली साइड पे। ये इंशाल्लाह हम लोग जब सिकल सेल एनीमिया को देखेंगे ना, फिर हम देखेंगे कि इन पर्सन में अल्सर क्यों हो रहा होता है। फोलेट की डेफिशिएंसी है साथ में तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी। फिर हम लोगों ने देखा था कि हिमोलिटिक एनीमिया में जो लैब फाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली 3 चीजों की वजह से हमारे पास आ रही होती हैं, कि एक तो आरबीसी की ब्रेकडाउन ज्यादा होने की वजह से, दूसरा उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से, और तीसरा जो आरबीसी टूट चुके हैं उनकी वजह से हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स इनकी आ रही होती है। तो ये चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, लिप्टोसाइटोसिस हम लोगों ने कल देख लिया था, और साउथ ईस्ट एशियन वेलोसाइटोसिस देख लिया था, जिसमें बैंड 3 प्रोटीन का मसला था। और उसमें म्यूटेशन की वजह से बेसिकली 9 अमाइनो एसिड डिलीट हो रहे थे। म्यूटेशन के टाइप्स को हम लोगों ने गो थ्रू किया था सुपरफिशियली, कि इंसर्शन होती है, डिलीशन होती है, पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होती हैं। ये हम लोगों ने डिफरेंट तरह की म्यूटेशंस की बात कही थी। और यहाँ पे हम लोगों ने बात कही थी कि डिलीशन म्यूटेशन आ रही है, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स डिलीट हो जाती हैं, बेसिस डिलीट होती है। तो उसके नतीजे में क्या है, 9 अमाइनो एसिड इसमें डिलीट हो रहे होते हैं। इतना बच्चे हम लोगों ने कल पढ़ा था। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा जी बच्चों, मैंने आज आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपने जो स्टार्टिंग के चैप्टर में थे, हमारे पास आरबीसी का मेटाबॉलिज्म, वो पढ़ के आना है। पढ़ के आए हैं आप लोग? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एमन शहबाज? ओके जी बच्चों, नहीं पढ़ा।
पढ़ा लेकिन समझ नहीं आई। चलें ठीक हो गया। आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं हम लोग। जो बेसिकली आज हम लोगों ने पढ़ना है उसमें था G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जो बच्चों हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम है ना, ये आरबीसी का एक मेन इंजाइम है, उसके मेटाबॉलिज्म का एक मेन इंजाइम है। अब हम लोग इसको रोल को देखेंगे। जब इसका हम लोग रोल पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे करना क्या। अब हो क्या रहा होता है बेसिकली कि हमारे पास जो G6PD है ना, उसको उसमें से जो हमारे पास उसको 6 PG में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है ना वो G6PD है। G6P को 6 PG में 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट किया जा रहा होता है G6PD की मदद से। ये एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है। अब ये एंजाइम जब यहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो इसके नतीजे में क्या हो रहा होता है कि NADPH में कन्वर्ट हो रहा होता है। NADP क्या है, साथ में NADPH में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमारे पास ग्लूटाथायोन है ना, GSSG क्या है हमारे पास, ग्लूटाथायोन की फॉर्म है। कौन से वाली? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ये इसकी क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। NADPH में से H को यूज करके ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो बच्चों रिड्यूस फॉर्म होती है ना, वो कहाँ पे काम आ रही होती है, हम लोगों ने बेसिकली इसको समझेंगे फिर हमें समझ आएगी कि यहाँ पे ये सारा हमारे पास इसके मेटाबॉलिज्म में अगर फर्क आ रहा है तो हमें क्या मसला होगा। अब बच्चों उसमें पीछे बैकग्राउंड नॉलेज ये है कि हमारे पास क्या होता है कि बॉडी में बन रहे होते हैं, जब मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है ना तो बॉडी में साथ साथ ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। अब जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ऑक्सीजन के, वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो आरबीसी के लिए, उनकी मेम्ब्रेन के लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो जो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में ग्लूटाथायोन मौजूद था ना, वो क्या करता है, वो जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, H2O2। यस मैम। ये ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल की एक फॉर्म है। अब ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ना बच्चों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। ग्लूटाथायोन जो हमारे पास GSH यानी कि रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, उसने इस्तेमाल होना है। और इसने क्या करना है, इसने इसको इसमें फ्री रेडिकल को निकाल के इसमें से उसको एलिमिनेट करके बॉडी को बचाना है। और इस वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि जो हमारे लिए नुकसानदेह था उसको कन्वर्ट कर देना इनटू द वाटर। और पानी क्या नुकसानदेह होता है? नहीं होता ना। तो यानी कि इसने बचा लिया बॉडी को, ये देखो ये इसने बचा लिया उसको, बॉडी को, इसको वाटर में कन्वर्ट करके। यानी कि ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये बेसिकली कर ये रहा है कि बॉडी को ऑक्सीडेंट स्ट्रेस से बचा रहा है। ये बॉडी को क्या कर रहा है, ऑक्सीडेंट स्ट्रेस से बचा रहा है। और ऑक्सीडेंट स्ट्रेस क्या होता है, ऑक्सीडेंट स्ट्रेस होता है कि बॉडी के अंदर किसी किस्म के जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं वो आगे हैं। अब वो फ्री रेडिकल बॉडी के लिए ऑक्सीडेंट स्ट्रेस कोज करेंगे, बॉडी को डैमेज कोज करेंगे। और उनसे बचाने के लिए जो बैकअप में अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में प्लान रखा है वो है रिड्यूस ग्लूटाथायोन। ठीक है। और ग्लूटाथायोन की रिडक्शन में इनडायरेक्टली जब आप देखो तो कौन से वाला एंजाइम इन्वॉल्व है, G6PD, यही है ना। इतनी बात सबको समझ आ गई है? मैम रिपीट कर दें। बच्चे मैंने बोला कि जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है ना, G6P को G6PD के जरिए से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट किया जाता है। और इस दौरान NADP NADPH में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब NADPH को यूज करके जो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन है उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और जो ये रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन की फॉर्म है वो बेसिकली क्या करती है, वो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि जो ऑक्सीडेंट स्ट्रेस बॉडी के अंदर आ रहा है, जो फ्री रेडिकल बॉडी को डैमेज कोज कर रहे हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान नॉर्मली बने हैं, उनसे बचा रहा होता है। सही हो गया? जी मैम। ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास ये काम कर रहा होता है। एज वेल एज जो हम लोग ऑक्सीडेंट्स को देखते हैं, ऑक्सीडेंट क्या होंगे? ऑक्सीडेंट हमारे पास तमाम वो हमारे ऐसे केमिकल्स होंगे जो कि बॉडी को फ्री रेडिकल्स वगैरह बना के डैमेज कॉज कर रहे होते हैं। आरबीसी की मेम्ब्रेन को भी ये डैमेज करते हैं। जो हीमोग्लोबिन होती है ना, उसको भी ये क्या कर देते हैं, उसको भी ये डैमेज कॉज करते हैं। और उसके नतीजे में क्या करते हैं, ये हेन्स बॉडीज बना देते हैं। हेन्स बॉडीज क्या होती हैं, अगर किसी को कुछ पता हो तो? मैम ये इंक्लूजन्स होती हैं हम्म। एच अगर एचपी के ऊपर, एचपी की वजह से होती हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से होती है बच्चों। ये हमारी बॉडी में डी नेचर जो हीमोग्लोबिन होती है ना, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच होती है। लेकिन जो हेन्स बॉडी होती है ना, ये इंक्लूजन होती है, आरबीसी के अंदर बनी होती हैं। और इनमें क्या होता है, इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है ना, वो डी नेचर हुई होती है। डी नेचर हुई होती है, डी नेचर्ड हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या कहते हैं, हेन्स बॉडीज कहते हैं। तो ऑक्सीडेंट्स बेसिकली ये भी हमारी बॉडी के अंदर करवा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ रही होती हैं। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जब हमारे पास ऑक्सीडेंट स्ट्रेस आएगा तो हेन्स बॉडीज भी बनेगी, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज भी होगा। और जो ग्लूटाथायोन है वो जो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म थी वो तो हमारे लिए फायदेमंद थी, वो ऑक्सीडेंट्स को खत्म कर रही थी। लेकिन ये इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो अगर एक पर्सन में G6PD के लेवल बिल्कुल ओके हैं, तो उसके नतीजे में यहाँ से ये सारा सर्कल चलेगा और GSH यानी कि रिड्यूस ग्लूटाथायोन के लेवल्स को बिल्कुल ओके कर दिया जाएगा और वो बॉडी को ऑक्सीडेंट स्ट्रेस से बचा लेंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा यस मैम। होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर एक पर्सन जिसमें G6PD की डेफिशिएंसी है, उसमें ऑक्सीडेंट स्ट्रेस आया, तो क्या आरबीसी बच पाएंगे? दिया, पता लगाए। मैम ठीक है, आरबीसी नहीं बच पाएंगे। तो G6PD की डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली ये काम हो रहा होता है और आरबीसी डैमेज हो रहे होते हैं। सारी की सारी कहानी क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा जी, आगे G6PD की दो टाइप्स होती हैं, टाइप बी होती है, टाइप ए होती है। कहाँ कहाँ मौजूद होती है ये बस एमसीक्यू के पॉइंट से देख लीजिएगा। इसके बाद ये इसकी इनहेरिटेंस जो है सेक्स लिंक्ड है, ये भी हमारे पास एमसीक्यू के वाले से अगर कोई थक्कड़ सा एग्जामिनर पूछ ले तो पूछ ले, वरना नहीं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो प्लाज्मोडियम हमारे पास फैल्सीपैरम है ना, ये उसके इन्फेक्शन को क्या कर रहे होते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। आगे हम लोग मूव करते हैं कि इसमें क्लिनिकल फीचर क्या आ रहे होते हैं। बेसिकली इसमें हेमोलिसिस होगी। आरबीसी जब G6PD की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीडेंट स्ट्रेस को आरबीसी बेयर नहीं कर पाएंगे, उनकी मेम्ब्रेन को डैमेज होगा, सारा कुछ डैमेज होगा। उसके नतीजे में वो क्या होगा कि उनमें टूटने की पावर उनकी बढ़ जाएगी, वो जल्दी टूट जाएंगे, हेमोलिसिस जल्दी हो जाएगी। तो अगर G6PD के लेवल्स कम है, फिर तो अगर कम है तो इसके नतीजे में क्या होगा कि बॉडी ऑक्सीडेंट स्ट्रेस से नहीं बच पा रही होगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें जब भी कोई भी ऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर आया, इधर वो फावा बीन्स के जरिए से यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, उसके नतीजे में क्या होगा कि पर्सन में हेमोलिसिस होगी, बाकी सारा हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिडिन यूरिया, ये सारी चीजें बेसिकली हो रही होती हैं। बेसिकली हीमोग्लोबिन यूरिया आ रहा होता है, हेमोसिडिन यूरिया आ रहे होते हैं। इसके अलावा नियोनेटल जॉन्डिस होगा। अब नियोनेटल क्या है, जो बच्चे अभी अभी नए नए पैदा हुए होते हैं ना, उनके अंदर जो जॉन्डिस हो जाता है ना, उससे हम कहते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। इन वाले बच्चों में अगर डेफिशिएंसी है बच्चे में G6PD के, तो उसमें नियोनेटल जॉन्डिस हो जाएगा। एज वेल एज जो आरबीसी है, उनकी मेम्ब्रेन को भी जो डैमेज हो रहा है, तो वो ये तो बात हो गई कि उसकी वजह से हेमोलिसिस ज्यादा हो रही होती है। एज वेल एज इसमें कंजेंटल नॉन स्फीरोलिटिक का हेमोलिटिक एनीमिया भी हो रहा होता है। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डायग्नोसिस, मैम एक बात पूछनी है। जी बच्चे। मैम जैसे हमने पढ़ा है अभी G6PD की डेफिशिएंसी में हेमोलिसिस ज्यादा होगी। अगर न्यू नेटल्स की बात करें, उनके अंदर जॉन्डिस है, तो क्या जॉन्डिस बड़ों में नहीं हो सकता? बड़ों में भी हो सकता है।
जो जो जब जब एपिसोड होगी ना G6PD की डेफिशिएंसी वाली फेज आएगी, उस टाइम में इन पर्सन में जॉन्डिस होगा। तो मैम यहाँ पर मतलब इन्होंने मेंशन न्यूनेटल जॉन्डिस किया ना, तो मैंने इसलिए पूछा है कि हम्म। मतलब स्पेसिफिक न्यूनेटल्स हैं या कोई भी हो सकता ये है। नीचे वाला न्यू नेटल है, ये सारी की सारी जो एक्यूट ह्यूमिलिटिक एनीमिया वाली बात की है कि जब उसमें ऑक्सीडेंट का स्ट्रेस आया है, ये सारी एडल्ट्स की बात की है उसने। ठीक है। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ठीक हो गया। यानी कि जब भी एपिसोड होगी ना G6PD की डेफिशिएंसी वाली एपिसोड चलेगी, वो फेज चलेगी, इधर आपने कोई ऑक्सीडेंट खा लिए हैं, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि जब आपका एक्सपोजर ऑक्सीडेंट के साथ ज्यादा होगा, उसके नतीजे में बेसिकली आप में क्या हो रहा होगा, G6PD की डेफिशिएंसी की वजह से हेमोलिसिस होगा और जॉन्डिस की फेज आ जाएगी। डायग्नोसिस बेसिकली कैसे करते हैं, अगर एक पर्सन में कोई किसी किस्म का उसने ऑक्सीडेंट नहीं लिया या फिर उसको किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसका ऑक्सीडेंट के साथ एक्सपोजर नहीं है इस टाइम बॉडी का, उसकी बॉडी का G6PD डेफिशिएंट पर्सन की, तो उस टाइम पे उसकी ब्लड फिल्म बिल्कुल ओके होगी, एंजाइम भी बिल्कुल ओके होगा। नहीं, एंजाइम ओके नहीं होगा इतना, एंजाइम को डेफिशिएंसी नजर आएगी, लेकिन क्राइसिस कब आएंगी, जब एक्सपोजर होगा टुवर्ड्स द ऑक्सीडेंट्स। ये बात क्लियर कर ली। और जब एक्यूट फेज होगी ना, जब हेमोलिसिस हो रही होगी, तो उस पर्सन का जो बोन मैरो है वो फुली ट्राई कर रहा होगा कि इस हेमोलिसिस को कॉम्पनसेट किया जा सके। तो जो उस टाइम पे रेटिकुलोसाइट्स बन रहे होते हैं ना, उनमें G6PD की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो आप उस टाइम पे जब G6PD का लेवल करवाओगे, तो उस टाइम पे लेवल नॉर्मल आएगा। क्यों? क्योंकि रेटिकुलोसाइट का जो ज्यादा काउंट है वो उसको बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन उस पर्सन में डेफिशिएंसी होगी। एज वेल एज बच्चों, जो हीमोलिटिक सेल है ना, जो टूटे हुए सेल हैं, उनकी आपको फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे होते हैं। अभी हम लोगों ने बात कही थी हेन्स बॉडीज की। हेन्स बॉडीज बिल्कुल इस तरह करके ना, सेल के एक साइड पे एक छोटा सा डॉट टाइप लगा होता है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। जब वो स्प्लीन उसको बाइट करता है, वहां से निकालता है, इतना सारा एरिया स्प्लीन यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है, हेन्स बॉडी का निकाल लेगा। उसके नतीजे में आपको सेल जो नजर आएंगे, उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं, यहाँ पे नाम लिखा होगा, ब्लिस्टर सेल्स या फिर बाइट सेल। बाइट सेल या ब्लिस्टर सेल क्यों? क्योंकि स्प्लीन ने इस वहां से बाइट करके हेज बॉडी को वहां से निकाली है, और उसके नतीजे में ब्लिस्टर सेल या बाइट सेल नजर आ रहे होते हैं, और एज वेल एज RBC के टूटे हुए फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे होते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ से सेल का पार्ट निकला हुआ है, अक्सर ज्यादातर आपको यहाँ पे फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये पूरा सेल है बाकी, लेकिन यहाँ से बाइट हुई हुई है, नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइट या ब्लिस्टर सेल होते हैं, ये पिक्चर हमें बेसिकली नजर आ रही होती है। इसके अलावा ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी होगी, तो उसमें भी यही मसला आ रहा होगा। एज वेल एज जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में किसी भी एंजाइम का जब मसला आ रहा होगा, जो दूसरे एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें भी हमारे पास क्या है, आ जाके इस तरह की प्रेजेंटेशन आ रही होती है। पाइरुवेट काइनेज भी एक एंजाइम है जो कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। इसमें सिर्फ 2-3 चीजें पढ़नी है, वो मैं आपको खुद बोल के बता देती हूँ कि जब RBC इसके नतीजे में क्या हो जाते हैं, जरा सख्त टाइप के हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। रिजिड हो जाने की वजह से क्या होगा इनमें, कि उनकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और बेसिकली उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे ये होता है कि पाइरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होती है, और उसके नतीजे में ATP की जो फुली डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही होती, ATP की प्रोडक्शन कम हो रही होती है, और उसके नतीजे में सेल क्या हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। और जब वो रिजिड हो जाएंगे, तो उनके जब स्प्लीन वगैरह से गुजरेंगे, तो उन्हें जल्दी तोड़ भी दिया जाएगा। एज वेल एज इसमें जिस 2-3 DPG की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन सही पहुंचा दी जाती है, क्योंकि राइट शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। राइट शिफ्ट में आप लोगों को अगर याद हो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, तो ऑक्सीजन जल्दी दी जा रही होती है, ऑक्सीजन को जल्दी निकाल दिया जा रहा होता है। इसमें भी जॉन्डिस होगा और गॉलस्टोन्स वगैरह नजर आ रहे होंगे, एज वेल एज पोइकिलोसाइटोसिस हुआ होता है, और जो टूटे फूटे सेल हैं वो नजर आ रहे होती हैं। पोइकिलोसाइटोसिस क्या होती है, किसी को मालूम है? RBC की नॉर्मल शेप के अलावा इधर उधर की शेप्स वगैरह का आ मैम जाने को, शेप में चेंजेस होती है तो हाँ, वो किलो साइट
उसकी शेप में डिफरेंस को क्या कहते हैं, पोइक्यूलोसाइटोसिस, यानी कि नॉर्मल शेप अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा दूसरी तरह की शेप्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल बाइकन केव की जगह स्फीरोसाइट्स हैं, लिप्टोसाइट्स हैं, पेंसिल शेप पोइक्यूलोसाइट्स हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल शेप नहीं है, इन्हें हम कहते हैं पोइक्यूलोसाइट्स। आगे मूव करते हैं हम लोग हेरिडिटरी कॉजेज की तरफ। पहले इस वाले टेबल को देख लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। इम्यून हिमोलिटिक नीमियास के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, बेसिकली वार्म टाइप और कोल्ड टाइप। पहले हम लोग ये देखेंगे कि वार्म टाइप क्या होती है, कोल्ड टाइप क्या होती है। वार्म टाइप क्या होती है, वो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि वार्मर टेम्परेचर पे यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे आरबीसी के साथ बाइंड करने की ज्यादा अफिनिटी रखती हैं। जो आरबीसी के साथ कब ज्यादा बाइंड कर रही है, जब टेम्परेचर क्या है 37। और कोल्ड टाइप क्या होती है, कोल्ड टाइप हमारे पास वो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आरबीसी के साथ ज्यादा अच्छा रिएक्ट करती हैं। यानी कि रिएक्शन का टेम्परेचर वो हमें डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास जो हिमोलिसिस है वो कब होगी। ठीक है, हिमोलिसिस कब होगी। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें ऑटोम्यून भी होता है। इडियोपैथिक का मतलब होता है उसकी कोज का पता ही नहीं है। सेकेंडरी हो सकता है, सेकेंडरी टू एसएलई हो सकता है, डिफरेंट तरह की ऑटोम्यून डिजीजेस हो सकती हैं। एलोम्यून हो सकता है, एलोम्यून हो सकता है। एलोम्यून का मतलब क्या होता है कि अपनी ही स्पीशी के किसी और पर्सन का आपने ऑर्गन या फिर ब्लड वगैरह या एंटीजन लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लड दे रही हूँ अमरीहा को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, तो वो क्या होगा, एलोम्यून होगा। लेकिन अगर अमरीहा को उसका अपना ही ब्लड लग रहा है तो वो होगा ऑटो इम्यून। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि अगर अपना ही है तो वो ऑटो, और अगर किसी और अपनी स्पीशी में से दूसरी और बंदे का है तो उसे हम कहते हैं एलोम्यून। इसके अलावा डिफरेंट तरह की ड्रग्स और डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं जो ये कर सकती हैं। कोल्ड में भी हमारे पास इडियोपैथिक होता है, सेकेंडरी होता है, डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा होता है, और प्रोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। ठीक है, ये चीजें हमारे पास बेसिकली होती हैं। अब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ते हैं। एक्वायर्ड हीमोलिटिक नीमियास में इम्यून हीमोलिटिक नीमियास के बारे में बात करते हैं। इम्यून हीमोलिटिक नीमिया क्या होगा, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी वगैरह आ रहे होंगे, उनके रिएक्शन की वजह से जो हिमोलिसिस हो रही होगी वो इम्यून हीमोलिटिक नीमिया होगा। ऑटोइम्यून हीमोलिटिक नीमियास क्या होते हैं कि ऑटो इम्यून हीमोलिटिक नीमियास ये होते हैं कि एक पर्सन के अपनी ही बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट उसकी अपनी एंटीबॉडीज एक्ट कर रही हैं। एंटीजन भी उसका अपना और एंटीबॉडी भी उसकी अपनी। इज दैट क्लियर? यस मैम। अपने ही गिराती हैं निशीमन पे बिजलियां, तो अपनी एंटीबॉडी आके अपनी एंटीजन को बेगाना कह के उसको रुसवा कर रही होती है, और उसके नतीजे में रुसवा आरबीसी हो रहे होते हैं और उनकी ब्रेकडाउन हो रही होती है, वो ये दुख सह नहीं पाते और वो टूट जाते हैं। ऑटोइम्यून हिमोलिटिक नीमियास क्या होगी कि यानी कि अपनी ही बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट अपनी ही बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दी हैं। एंटीबॉडी बना के उसने आरबीसी के एंटीजन के अगेंस्ट अपनी ही बॉडी के आरबीसी के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी हैं। अपनी ही बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट आरबीसी के एंटीजन के अगेंस्ट उसने एंटीबॉडी बना दी है, और उसके नतीजे में क्या है, आरबीसी की ब्रेकडाउन हो रही है। अब इसको हम लोग कैसे डायग्नोज करते हैं वो लोग हम लोग आगे देख लेंगे। वार्म ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में बेसिकली क्या हो रहा होता है, वार्म ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में हो रहा होता है कि बेसिकली हमारे पास आईजीजी एंटीबॉडी होती है, और वार्म है यानी कि इसका बेस्ट टेम्परेचर जो हम लोग इसको डायग्नोज करेंगे वो क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या होगा कि जो एंटीबॉडी आई है ना वो आरबीसी के एंटीजन के अगेंस्ट बाइंड करेगी, वो एंटीबॉडी ज्यादातर आईजीजी टाइप की होती है। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी आके बाइंड कर सकता है। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि आरबीसी को डैमेज होगा, और आरबीसी क्या करेंगे, जब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में इसे पास करेंगे तो उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। जब उन्हें ब्रेक डाउन किया जाएगा तो हिमोलिसिस होगा। आगे मूव करते हैं। इसकी क्लिनिकल फीचर सबके सेम ही है सारे हिमोलिटिक एनीमिया के। इसमें भी क्या हो रहा होता है, बेसिकली जॉन्डिस वगैरह नजर आ रहा होता है, और स्प्लीन इनलार्ज हुआ होता है पर्सन का। जैसे जैसे 37 डिग्री सेल्सियस पे ये एक पर्सन में ये रिपीट होती रहती है डिजीज। अगर ये इम्यून इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा के साथ है तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो
प्लेटलेट्स हैं उनके अगेंस्ट भी हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बनाई होंगी। तो उसके नतीजे में इसके साथ जब हमारे पास ये ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, वार्म ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया एज वेल एज आईटीपी मिलेंगे तो इवान सिंड्रोम उसे कहते हैं। इसके अलावा एसएलई में भी ऐसा हो सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा कि हम लोग डायरेक्ट होम टेस्ट करते हैं, ये आपको मैम अलीना करवाएंगी, और इसमें हेमोलिटिक एनीमिया को हम लोग देख रहे होते हैं, स्फेरोसाइटोसिस हुआ होता है और ज्यादा बेहतरीन रिएक्शन हम लोगों को 37 डिग्री सेल्सियस पे नजर आ रहा होता है। उसके बाद दूसरा आ रहा है हमारे पास कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियास। कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियास में क्या हो रहा होता है, बेसिकली जो प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी होती है ना वो आईजीएम टाइप होती है, और इसमें क्या हो रहा होता है कि जो बेस्ट रिएक्शन आ रहा होता है ना वो हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा होता है, और इसमें जो हमारे पास बॉडी के पेरिफेरी है ना वो बेसिकली ज्यादा हमारे पास प्रीडोमिनेंटली इन्फेक्ट नहीं कह सकते, अफेक्ट हुई होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि पेरिफेरी में टेम्परेचर बॉडी के सेंट्रल एरिया की निस्बत ज्यादा जल्दी से ड्रॉप करता है। तो पेरिफेरी में फॉर एग्जांपल पर्सन की नोज, पर्सन की फिंगर टिप्स, उसके पाँव, ये सारी जो एरियाज है ना वो क्या कर जाते हैं, वो एक्रोसाइनोसिस हुआ होता है यहाँ पे, वो ब्लूइश हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके ज्यादा जो हमारे पास है अफेक्ट हो रहा होता है। तो ये हमारे पास कोल्ड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमियास में बेसिकली हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास जब हम लोग लेबोरेटरी में इसको डायग्नोज कर रहे होते हैं ना तो हमें एंटीबॉडी नहीं मिल रही होती। क्यों? क्योंकि जब वो सर्कुलेशन में से गुजर ही होता है, हम लोग उसको ब्लड को लेते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए, तो जब वो सर्कुलेशन से गुजरता है तो टेम्परेचर उसका 37 पे मेंटेन हो जाता है। 37 पे जैसे ही आएगा तो ये आईजीएम टाइप एंटीबॉडी इस वाले टेम्परेचर पे उतर जाएगी, क्योंकि ये कोल्ड वन है, तो ये उतर जाएगी। लेबोरेटरी में हम लोगों को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, आईजीएम एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। इसका रिएक्शन से हम लोगों को पता चलेगा कि बॉडी की पेरिफेरी ज्यादा अफेक्ट हो रही होती है। आगे बात करते मैम हैं ये आईजीएम वाली बात रिपीट कर दे। बच्चे, आईजीएम की मैंने बात ये कही है कि जब ये पेरिफेरी, जब हम लोग सर्कुलेशन, जब हम लोग टेस्ट करने के लिए ब्लड लेते हैं, जब हम लोग टेस्ट करने के लिए ब्लड लेते हैं तो सर्कुलेशन में से तो ब्लड गुजर रहा होता है ना, तो उस टाइम पे वो पेरिफेरी से थोड़ी ना ब्लड लिया होता है हम लोगों ने। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि 37 डिग्री सेल्सियस पे या फिर वार्मर टेम्परेचर पे ये कोल्ड एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी आरबीसी में से उतर जाती है, आरबीसी की सरफेस से उतर जाती है। जब ये उतर जाती है तो लेबोरेटरी में हम लोगों को नजर नहीं आती, वहां पे सिर्फ हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा होता है। ओके मैम। अच्छा, आगे बात करते हैं प्राइमरी कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज की। इसमें भी बेसिकली पर्सन को क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया चल रहा होता है, और जैसे जैसे पर्सन का कोल्ड के साथ एक्सपोजर होता है या फिर वो ठंडे इलाके में चला गया, सर्दी हो गई है, तो फिर उसमें इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस बहुत ज्यादा हो जाती है, और उस टाइम पे क्या होता है, इसमें स्प्लीनोमेगाली हो जाता है इस वाले पर्सन में, और उस टाइम पे उसको जॉन्डिस हो जाता है। अब इस वाले पर्सन में इस टाइम पे क्या होता है कि जो इसकी स्किन है ना वो पर्पलिश हो जाती है, खासतौर पे जो बॉडी के पेरिफेरीज हैं, पेरिफेरल एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल उसकी नोज, उसकी टोज, उसकी फिंगर्स, उसकी ईयर्स वगैरह, यानी कि जो पेरिफेरल एरियाज हैं पर्सन की बॉडी के, वो हमारे पास पर्पलिश हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्रोसाइनोसिस। आगे इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस में भी डैट टेस्ट करते हैं, जिसे हम लोग कोम टेस्ट भी कहते हैं, और इसमें वही बात हो गई कि हमारे पास क्या है कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नजर मिलेगा आपको, एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। प्रोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया में क्या हो रहा होता है, प्रोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया में एंटीबॉडी आईजीजी टाइप की होती है, लेकिन ये एंटीबॉडी जिसे हम डोनाट लेंस्टेनर एंटीबॉडी कहते हैं, ये क्या करती है, जो आरबीसी के ब्लड ग्रुप के पी एंटीजन है ना उसके साथ बाइंड करती है। बाइंड कब करती है, ये कोल्डर टेम्परेचर पे, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट के साथ जब बाइंड करके हेमोलिसिस बेसिकली कोज कर रही होती है ना, वो वार्मर टेम्परेचर पे होता है, वो 37 पे होता है। बाइंड इसने किया है 4 पे, और रिएक्शन कब कर रही है, ये वार्मर टेम्परेचर पे। तो ये हमारे पास पीसीएस था, प्रोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया। तो ये हमारे पास ये चीजें हो गई मुकम्मल।